Good afternoon, students. In furtherance of the previous lecture whereby we discuss about the historical background of the payment of the Wages Act 1936 and some definitions we read about in the last lecture. In today's lecture we will discuss about the deductions which may be made from the wages. If we discuss about the introduction and we discuss about the concept behind this act, तो ये एक्ट यही बताता है कि इस एक्ट का ओरिजिन बेसिकली क्यों हुआ, क्योंकि जो वर्कर्स थे उनका जो वेजेस का पेमेंट था वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता था, रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होता था। और जो मेन रीज़न था उसमें एक रीज़न और इंक्लूड किया जाता है जिसमें ये किया जाता है कि उस टाइम क्या होता था कि जो एम्प्लॉयर होते थे वो अपने वर्कर्स के वेजेस को डिडक्ट कर लेते थे विदाउट एनी रीज़नेबल कॉज। जो भी उनकी सैलरी होती थी, फिक्स सैलरी होती थी, उसमें से किसी ना किसी रीज़न के बिहाफ पे वो क्या डिडक्शन कर लेते थे। तो इस तरीके से जो है वो वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो बेसिकली जो आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, जिसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक पड़ता है वो यही टॉपिक पड़ता है कि वो कौन से डिडक्शंस हैं जो आप अपने वर्कर की सैलरी में से, उसके वेजेस में से डिडक्ट कर सकते हैं और जो लॉफुल माना जाता है। अगर इनके अलावा कोई डिडक्शन किया जाता है तो वो अनलॉफुल डिडक्शन माना जाता है। और यही डिडक्शंस को रेगुलेट करने के लिए आपका जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो जो आपकी मोस्टली जो भी डिडक्शंस की बात की गई है वो आपके सेक्शन 7 में की गई है। उसके अलावा जो आगे के कुछ सेक्शंस हैं उनमें रूल्स बताए गए हैं जो आपके सेक्शन 7 में डिडक्शंस हैं उनके। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 डिस्कस करेंगे आप, जिसमें डिडक्शंस की बात की गई है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका बेसिकली डिडक्शन होता क्या है, डिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, डिडक्शन का मीनिंग क्या है। तो अगर हम समझते हैं सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली, सेक्शन 7 आपका क्या कहता है, सेक्शन 7 आपका जो कहता है वो सबसे पहले ये कहता है कि एक एम्प्लॉय, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो क्या होता है कि एक एम्प्लॉयर जो है वो आपके एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है, वेजेस पे करता है। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी रीज़न की वजह से वो उल्टा हो रहा है, लाइक मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय आपके एम्प्लॉयर को कुछ पैसे दे रहा है या अपने वेजेस में से कुछ डिडक्ट करा रहा है। तो एम्प्लॉय जब अपने एम्प्लॉयर को कुछ पेमेंट कर रहा है तो वो जो है वो आपका डिडक्शन की डेफिनेशन या मीनिंग को डिफाइन करता है, मतलब वो बताता है। इसी को एक्चुअली में डिडक्शन माना जाता है आपके द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कह दिया कि अगर आपका जो एम्प्लॉयड पर्सन है, लाइक एम्प्लॉयड पर्सन मीन्स आपका जो एम्प्लॉई है वो अगर आपके एम्प्लॉयर को कोई पेमेंट कर रहा है तो उस पेमेंट को आपका जो है वो डिडक्शन माना जाएगा। ठीक है, वो डिडक्शन फिर आपने फर्दर डिफाइन किया है कि कौन सी वो डिडक्शंस हैं जो ऑथराइज्ड डिडक्शंस माने जाते हैं, जो आप अंडर लॉ कर सकते हो। उसके अलावा जो डिडक्शंस करोगे वो आपके इलीगल डिडक्शंस माने जाएंगे। अब सेक्शन 7 आपका फर्दर एक चीज़ और कहता है। सेक्शन 7 ने आपका बता दिया कि डिडक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो फर्दर एक और चीज़ बताता है कि अगर इन 3 कैटेगरीज में आपका कोई डिडक्शन किया जाता है वेजेस में से तो वो आपका डिडक्शन की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा, उसको डिडक्शन नहीं माना जाएगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले तो है अगर आप जो एम्प्लॉई है उसकी वेजेस में कोई लॉस होता है, किस वजह से, उसका कोई प्रमोशन होने वाला था वो प्रमोशन नहीं मिलता है उसको। मान लो 10,000 की सैलरी थी, उसका अगले महीने लाइक मतलब अभी जून चल रहा है, उसका जुलाई में प्रमोशन ड्यू था। ठीक है, प्रमोशन होता है तो इंक्रीमेंट भी होता है कुछ उसके मतलब उसके इंक्रीमेंट होता है उसके वेजेस में। तो वहाँ ये था कि वो मैनेजर से जनरल मैनेजर की कैटेगरी में आ जाएंगे, सैलरी 10,000 से बढ़ के 20,000 हो जाएगी। लेकिन अब वो जुलाई में होने वाला प्रमोशन जो है वो उनका रोक दिया गया, विदहोल्ड कर दिया गया प्रमोशन। तो वो 20,000 की सैलरी जो उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो उस केस में आप ये नहीं मानोगे कि वो जो 10,000 का उनको लॉस हो रहा है वो डिडक्शन है। तो वो जो लॉस ऑफ वेजेस उनको हो रहा है प्रमोशन के विदहोल्ड होने से,
उसको आपका जो है वो डिडक्शन नहीं माना जाता है, उसको डिडक्शन की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आपका है रिडक्शन ऑफ पोस्ट। ठीक है, हमने पहले पढ़ा प्रमोशन की बात करी कि प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी, लॉस ऑफ वेजेस हो गया, तो वो डिडक्शन नहीं है। सेम यही चीज़ है, उसमें हम प्रमोशन की बात कर रहे थे, यहाँ हम डिमोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ रिडक्शन ऑफ पोस्ट की बात कर रहे हो। मान लो आपकी जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे कुछ लॉस हो रहा है या किसी वजह से आपका जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो या फिर आपकी कोई स्किल्स की वजह से आपको उस पोस्ट से रिड्यूस कर दिया जाता है, आपको मतलब आपका डिमोशन हो जाता है बेसिकली। ठीक है, अब उस केस में भी क्या है कि आपके वेजेस रिड्यूस होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 10,000 में काम कर रहे थे, आपका डिमोशन हुआ तो आप 5,000 में काम कर रहे हो, तो उस केस में ये नहीं माना जाएगा कि आपको ये डिडक्शन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये आपके डिमोशन की वजह से जो भी आपको वेजेस का लॉस हो रहा है वो आपका डिडक्शन नहीं माना जाता है। और जो लास्ट कैटेगरी है आपकी वो सस्पेंशन की है। ठीक है, आपको सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, सैलरी नहीं मिलती है या रिड्यूस सैलरी मिलती है, जो भी है उसमें आपको जो वेजेस का लॉस हो रहा है उसको भी डिडक्शन की कैटेगरी में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये आपका जो है हमने सेक्शन 7 में डिडक्शन क्या होता है वो भी बताया है। जब एम्प्लॉयड पर्सन मतलब एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को कुछ पे कर रहा है, उसकी तरफ से कोई मॉनेटरी पेमेंट हो रहा है या जो भी, या फिर उसकी वेजेस में से कुछ रिड्यूस हो रहा है तो उसको डिडक्शन माना जाएगा। लेकिन उसको भी हमने फिर उसमें भी प्रोविज़ो डाल दिया है कि अगर इन 3 रीजंस की वजह से कोई लॉस ऑफ वेजेस होता है तो उसको डिडक्शन की कैटेगरी में हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तो ये आपका बात हो गई मीनिंग की। अब हम आते हैं कि वो कौन से डिडक्शंस हैं जो ऑथराइज्ड डिडक्शंस आपके माने जाते हैं। ये सारे डिडक्शंस की बात आपकी सेक्शन 7 में ही की गई है। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपके ऑथराइज्ड डिडक्शंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो आपका आता है वो फाइन्स का आता है। फाइन्स जो है वो आपका सेक्शन 8 में दिया गया है। फाइन्स में आपका क्या कहता है, फाइन्स जो आपका ये कहता है, फाइन्स बेसिकली होता क्या है, पेनल्टी। मान लीजिए आपको कोई काम असाइन था, आपको उस मतलब एक प्रॉपर वे में उस काम को करना चाहिए था, आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही आपको उस काम को करना है। ठीक है, एक आपने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, आपने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये भी बताया गया है कि अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे, ब्रेक करोगे, तो आपके ऊपर कुछ पेनल्टी इम्पोज की जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने ब्रेक किया रूल्स को, आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की। अब पेनल्टी में क्या होगा, आप पेनल्टी में अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो ऐसा तो नहीं होता है कि पेनल्टी या तो आप कैश में पेमेंट करोगे या फिर आपके मोस्टली केसेस में क्या होता है आपकी जो सैलरी है उसमें से उसको डिडक्ट कर लिया जाता है, जो भी पेनल्टी आप पे इम्पोज की गई है उसको। ठीक है, तो जो आपके फाइन्स की वजह से, पेनल्टी की वजह से जो भी आपकी सैलरी में से डिडक्शन हो रहा है उसको ऑथराइज्ड डिडक्शन माना जाता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक है, यहाँ पे आपके जो फाइन्स की मैं बात कर रही हूँ उसमें आपको फर्दर रूल्स भी बताए गए हैं। उसमें फर्दर रूल्स में क्या लिखा गया है कि ठीक है आप पेनल्टी के बेसिस पे डिडक्शंस कर सकते हैं, उसको ऑथराइज्ड बना दिया, लेकिन उसमें आपने फिर कुछ कंडीशंस भी डाल दी। कंडीशंस हम इसलिए डालते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि फाइन के नाम पे जो एम्प्लॉयर है वो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाए आपके एम्प्लॉयज़ का। तो वहाँ पे हमने कुछ कंडीशंस डाल दी हैं, जिन कंडीशंस को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो इलीगल डिडक्शन माना जाएगा। वो कंडीशंस आपकी क्या है, सबसे पहले जो कंडीशन है आपकी वो ये है कि जो भी आप फाइन इम्पोज कर रहे हो या जो भी आप पेनल्टी इम्पोज कर रहे हो वो 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके जो वेजेस हैं, आपके एम्प्लॉय जिस एम्प्लॉय पे वो पेनल्टी इम्पोज की जा रही है उसकी सैलरी, उसके वेजेस जितने हैं उन वेजेस से 3% से ज़्यादा आप डिडक्ट नहीं कर सकते। ये आपका रूल बनाया हुआ है सेक्शन 8 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि आप कभी भी उस पर्सन पे वो आपका जो वर्कर है अगर वो 15 साल से कम का है
तो उस पर भी आप जो है पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते हो, डिडक्शन नहीं कर सकते हो पेनल्टी का, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, जो पेनल्टी का पेमेंट है, जो पेनल्टी आपका पेमेंट है, आप ये रूल नहीं बनाओगे कि वो इंस्टॉलमेंट में पे कर दी जाएगी, और ये सब रूल्स नहीं बनाए जाएंगे आपके। और दूसरा ये है कि जिस दिन पेनल्टी इम्पोज हुई है उसके 19 डेज, जिस दिन एक्ट हुआ है उसके 19 डेज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मान लो आज कुछ एक्ट हुआ था और आप 19 डेज़ के बाद कहते हो कि उस दिन आपने जो काम किया था उसके ऊपर मैं आज आप पे पेनल्टी लगाऊंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। विद इन 90 डेज़ आपको वो पेनल्टी इम्पोज करनी है। तो ये आपने कुछ रूल्स बनाए हैं रेगुलेट करने के लिए, ताकि फाइन्स जो है आपके वर्कर्स पे एक्सेसिव फाइन्स नहीं इम्पोज कर सके आपका एम्प्लॉयर। तो सबसे पहला ऑथराइज डिडक्शंस जो है वो आपका फाइन्स का आता है। फिर उसके बाद आपका आता है, अगर हम खुद सोच के देखें तो क्या क्या चीज़ें डिडक्ट, ये सब आपके मतलब बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये आप डे टू डे लाइफ में भी नोटिस करते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई वर्किंग है या आप खुद वर्किंग है या फिर आप कुछ नोटिस करते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये जनरल टर्म्स हैं, इसमें मतलब बहुत कुछ टेक्निकल नहीं है समझने के लिए, जनरली यही डिडक्ट किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो हम खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या डिडक्ट किया जा सकता है। तो सेकंड जो डिडक्शन आपका है वो डिडक्शन है डिडक्शंस फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, ठीक है। तो एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी का क्या मतलब है? एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी का मतलब ये होता है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में काम, मतलब अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं टीचर हूँ, तो मुझे अपने कॉलेज में आना है और कॉलेज में आके मुझे काम करना है, ठीक है। अगर मैं अपनी ड्यूटी पे आई नहीं, वहाँ एब्सेंस हूँ, तो मुझे वेजेस मिलते हैं। तो वेजेस अगर मैं 3-4 दिन नहीं आ रही हूँ तो ऑब्वियस है कि जितने दिन मैं अपनी ड्यूटी पे एब्सेंट हूँ वो वेजेस मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे, वो वेजेस मेरे जो भी एक्चुअल वेजेस है उसमें से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि अगर ऐसा होता है, आप अपने जिस प्लेस पे आप काम करते हो उस प्लेस पे नहीं आ रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, अगर उस प्लेस पे नहीं आ रहे हो और काम नहीं कर रहे हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके जो वेजेस हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस, कुछ प्रोविजोस बनाए गए हैं और कुछ रूल्स दिए गए हैं। रूल्स आपके जो हैं एब्सेंस ऑफ ड्यूटी के, वो सेक्शन 9 में दिए गए। सेक्शन 9 में आपके क्या रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रूल दिया गया है वो ये दिया गया है कि अगर आपका कोई फैक्ट्री है या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक साथ 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई वो एब्सेंट हो जाते हैं विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, ठीक है। ना तो आप नोटिस दे रहे हो अपने एम्प्लॉयर को और ना आप कोई रीजनेबल कॉज दे रहे हो। तो इन दोनों सिचुएशन में अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई एक साथ एब्सेंट हो जाते हैं और वो मतलब उनका कॉन्क्रीट डिसीजन होना चाहिए, मतलब उन्होंने मिलके ये डिसाइड किया है कि हम नहीं जाएंगे, तो उस केस में क्या है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो वेजेस डिडक्ट किए जाएंगे वो 8 डेज़ के वेजेस डिडक्ट किए जाएंगे, मतलब 8 दिन का जो डिडक्शन है वो उनके वेजेस में से किया जा सकता है, मैक्सिमम 8 डेज़, ठीक है। यहाँ पे आप 8 दिन का जो डिडक्शन है उनके वेजेस में से कर सकते हो अगर वो ऐसा करते हैं तो, ठीक है। दूसरा आपका हम बात कर रहे थे कि एब्सेंस ऑफ ड्यूटी क्या माना जाता है। आप जिस प्लेस पे काम करते हो उस पे नहीं आते हो तो वो एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी माना जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ठीक है, हमने पहले तो कह दिया कि आप जिस प्लेस पे काम करते हो वहाँ नहीं आए तो वो एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है, आपने स्ट्राइक देखी है, स्ट्राइक में क्या होता है, लोग फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ जाते तो हैं, स्ट्राइक करते हैं लेकिन काम नहीं करते। तो अगर ऐसा होता है, स्ट्राइक की कंडीशन होती है, ऐसा कुछ होता है कि आप मतलब अगर इसको माने तो आप मतलब अपनी फैक्ट्री पे या अपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वहाँ प्लेस पे तो जा रहे हो, लेकिन जो ड्यूटीज़ आपको असाइन की गई हैं उन ड्यूटीज़ को आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में भी उसको भी आपके एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी माना जाता है और उसका भी डिडक्शन आपकी सैलरी में से किया
जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई डिडक्शंस फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी सेक्शन 7 सबसेक्शन 2B की। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है डिडक्शंस फॉर डैमेजेस या लॉस। ठीक है, इसमें क्या है मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि आपने मान लो कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई ड्यूटी असाइन की हुई है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब अच्छे से फुलफिल नहीं करते हो, आप नेग्लिजेंट हो जाते हो। आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से एम्प्लॉयर को कोई लॉस हो जाता है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर को आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई लॉस हो जाता है तो वो जो लॉस है मतलब जितना भी लॉस हो रहा है उसको आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो लॉस आपकी जो वेजेस है उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, वो जो भी डिडक्ट किया जाएगा वो उस अमाउंट को एक्सीड नहीं करेगा जितना एक्चुअल डैमेज आपके एम्प्लॉयर को आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, इसमें क्या है कि हाउस अकोमोडेशन का क्या होता है, एक तो क्या होता है कि आपकी जॉब का नेचर ऐसा है जहां आपको HRA मिलता है या फिर ऐसी कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें जो बात कर रहे हैं हम उस नेचर की बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या है कि आपको हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो है वो आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड ज़रूर करा रहा है, या तो वो बिजनेस इसी बिजनेस में है या फिर वो आपको प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन आपकी जो जॉब का नेचर है उसमें उसको प्रोवाइड कराना नहीं है। लेकिन अगर वो आपको प्रोवाइड कराता है हाउसिंग अकोमोडेशन तो वो क्या है उसमें वो उस अमाउंट को डिडक्ट कर सकता है आपके वेजेस में से। ठीक है, तो अगर आपको हाउसिंग अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रहा है आपका एम्प्लॉयर तो उसका जितना भी बनता है वो आपके वेजेस में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिडक्शंस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको कोई सर्विसेज दे रहा है, कोई अमेनिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, और वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ है, तो अगर ऐसा होता है तो उसका जो अमाउंट है वो भी आपके वेजेस में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके आपका जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो डिडक्शन फॉर इनकम टैक्स है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2G। ठीक है, इनकम टैक्स में क्या है, होता क्या है कि आपकी सैलरी आप वेजेस पे हो, आपकी इनकम है वो TDS वगैरह करता है सैलरी में से, तो क्या होता है कि एम्प्लॉयर उसको मतलब TDS काटते हैं वो जमा कराया जाता है। तो इसमें आपका रूल बना दिया कि आपकी सैलरी का जो भी टैक्स आपका डिपॉजिट करा रहा है आपका एम्प्लॉयर तो वो आपके वेजेस में से डिडक्ट कर लेगा। रीज़न क्या है, वो रीज़न ये होता है कि जब टैक्स का हम 1 साल का या 12 मंथ्स का जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको एक बार में पे करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपका यहाँ पे वो जो टैक्स का डिडक्शन है वो मंथली बेसिस पे कर लिया जाता है। मंथली डिडक्शन आपकी सैलरी में से उस टैक्स का कर लेते हैं आपके एम्प्लॉयर जनरली। ठीक है, उसके बाद है डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस। ठीक है, रिकवरी ऑफ एडवांसेस क्या हुआ कि आपको आपके एम्प्लॉयर ने कोई एडवांस दिया, आपको मनी की नीड थी, उस मनी की नीड के लिए आपको दिया गया, या फिर मान लो ट्रैवलिंग अलाउंसेस देते हैं आपको एडवांस दे दिया, उसके लिए कन्वेंस अलाउंस देते हैं, तो ये सब जो अलाउंसेस के लिए एडवांसेस दिए जाते हैं वो भी आपकी जो सैलरी है उसमें से डिडक्ट कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका डिडक्शन फॉर ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट। आपके कोई केस वगैरह है, उसका कोई डिसीजन है, जो कोई ऑर्डर आता है कोर्ट का जो आपके लिए भी सेम अप्लाई होता है तो उसके लिए भी आपकी वेजेस में से डिडक्शन कर लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, लोन्स में भी 2 चीज़ें आपकी बताई गई हैं कि आप वेलफेयर फंड में से लोन दे रहे हो या फिर आप स्पेशल पर्पज़ के लिए लोन दे रहे हो, जो भी कैटेगरी होती है उसका डिडक्शन भी आपकी सैलरी में से किया जाता है, क्योंकि वो कोई इलीगल नहीं है। आपको अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लोन दे रही है तो वो उसको रिकवर करेगी, उसका राइट बनता है। ठीक है, तो अगर वो कोई भी आपको लोन दे रही है तो उस लोन को आपसे रिकवर करेगी, आपके वेजेस में से डिडक्ट कर सकती है, प्लस उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको भी डिडक्ट कर सकती है। फिर उसके बाद आता है डिडक्शंस फॉर प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन होता है आपका, मतलब एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन भी होता है तो उसको भी आपकी वेजेस में से डिडक्ट किया जाता है। दूसरा इसके अलावा अगर हम अदर थिंग्स को कीप इन माइंड करते हैं, मतलब इफ़ वी कीप इन माइंड अदर थिंग्स रिगार्डिंग दिस प्रोविज़न,
तो क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड है या फिर कोई भी ऐसी स्कीम चल रही है जिसमें लाइक मतलब अगर मैं LIC की बात करूँ, मेडिकल का, आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस है, LIC है उसका, तो उसका जो प्रीमियम वगैरह है वो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मतलब कंसेंट से होंगी, एम्प्लॉय की पूरी कंसेंट होती है। उसके बाद अगर उसका कुछ ऐसा प्रीमियम वगैरह जाता है या इंस्टॉलमेंट वगैरह जाती है तो वो भी आपके वेजेस में से डिडक्ट की जाती है। लाइक मतलब अगर फिर दूसरी चीज़ें देखें तो मान लो आप ट्रेड यूनियन का मेंबर बनते हो, उसकी मेंबरशिप के जो पैसे जाते हैं अगर वो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कर रहा है तो वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट करेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आप कोई पेमेंट कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा। फिर उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो भी पेमेंट जा रहा है अगर आपके बिहाफ पे, ये सब चीज़ें क्या है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कंसेंट से हो रही हैं। आप इन चीज़ों के लिए अग्री करते हो कि ये चीज़ें मेरे नाम पे भी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में भी हो रही हैं, हर एम्प्लॉय की कंसेंट है उसके लिए, तो उनका भी जितना भी प्रोपोर्शन बनता है, रेशियो बनता है, वो उनकी सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाता है। और ये सारी जो डिडक्शंस है वो आपके ऑथराइज्ड डिडक्शंस माने जाते हैं वेजेस में से। तो ये हुआ आपका सेक्शन 7 जिसमें पूरे आपके डिडक्शंस हैं वो बताए गए हैं कि क्या क्या डिडक्शन आप वेजेस में से कर सकते हो वो, और जो आपकी जो गवर्नमेंट है वो ऑथराइज्ड करती है आपको डिडक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 आपका क्या कहता है, आपने डिडक्शंस की बात तो कर ली, अब हमने इतने सारे डिडक्शंस पढ़े हैं, इतने सारे डिडक्शंस अगर सारे के सारे अगर आप सोचें होने लग जाएं तो क्या होगा, कई केसेस में तो ऐसा होने लग जाएगा कि आपके जो एम्प्लॉई है उसकी 100% सैलरी डिडक्शंस में ही चली जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आपने लिमिट बता दी कि अगर कोई भी डिडक्शन आप कर रहे हो सेक्शन 7 में तो उसमें क्या होगा, उसमें आपने लिमिट बताइए सबसेक्शन 3 में कि वो कितनी लिमिट तक आप डिडक्शन कर सकते हो एक एम्प्लॉय की वेजेस में से। तो सबसे पहले आपने बताया कि 75% तक आप डिडक्शन कर सकते हो अगर आप जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसमें जो भी आपका जा रहा है कंट्रीब्यूशन, अगर उसके लिए आप डिडक्शन करते हो तो उस केस में आपने बता दिया कि 75% तक कर सकते हो। और उसके अलावा जितने भी केसेस हैं उन सारे केसेस में आप 50% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं कर सकते किसी भी एम्प्लॉय के वेजेस में से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिमिट बता दी। अब ये सारा आपका सेक्शन 7 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपका सेक्शन 6 भी है, जो सेक्शन 6 है वो ये बताता है कि क्या फॉर्म होगी आपके वेजेस के पेमेंट की। तो जाहिर सी बात है अगर हम फॉर्म की बात करें तो मॉनेटरी कंसिडरेशन ही जाता है जो मनी में रियलाइज किया जा सकता है। मॉनेटरी कंसिडरेशन करेंसी कॉइन या करेंसी नोट्स जो भी हैं उन्हीं को बेसिकली आपका पेमेंट का मेथड माना जाता है, वो आपका सेक्शन 6 कहता है। उसके अलावा जो आपका अगर मैं मानूँ इस पूरे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आपका ऑलमोस्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अलावा इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है या समझने के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। बस आपका एक सेक्शन बचता है जो इंस्पेक्टर से रिलेटेड है। इंस्पेक्टर में भी बहुत कुछ नहीं है, उसमें बस ये है कि अगर फैक्ट्रीज़ में कोई इंस्पेक्टर होता है तो वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर में जैसे इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने का मेथड दिया गया है, सेम वही इंस्पेक्टर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में भी माना जाएगा। और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की या अदर एस्टैब्लिशमेंट की हम बात करें तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी मेथड बताती है इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट का, वो जो अपॉइंट होते हैं उनको इंस्पेक्टर माना जाएगा। इंस्पेक्टर का रोल यही होता है कि वो इंस्पेक्ट करते हैं कि सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं, वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो अगेंस्ट है आपके वर्कर्स के राइट्स के। ठीक है, तो ये आपका जो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है।
आपका कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं बता देती हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। एक तो आपका इसका ऑब्जेक्टिव रेलिवेंट है, आप उसको भर लीजिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा डेफिनेशन ऑफ वेजेस एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट आपका इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपका डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3-4 टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ पे आपका द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ILO की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.